अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इसाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराह। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। एक टेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, रोशा इंक प्लॉट टेस्ट। बेसिकली जो प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्टिंग की वेव थी, बुनियाद थी, वो कब रखने हुई, जब हिस्टोरिकली ये जो टेस्ट आ गए थे पर्सनैलिटी के, तो उनको देखते ही पेपर पेंसिल बेस्ड जो टेस्ट थे उनसे पता चल जाता था कि सम बॉडी इज ट्राइंग टू असेस दी पर्सनैलिटी के, कोई पर्सन आपकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें बहुत चांसेस थे कि हाइड किया जा सकता है, ट्रू फीलिंग्स को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, फेकिंग गुड फेकिंग बैड, जैसे कि MMPI का हमने देखा। और जब MMPI टाइप टेस्ट बने जो इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते थे, तो वो इतने लंबे थे और पेपर पेंसिल बेस्ड थे कि उसके लिए बहुत सारी एफर्ट दरकार थी और वो प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं थे और इंटरेस्टिंग भी नहीं थे। और स्टिल उनके अंदर भी ये मार्जिन मौजूद है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हाइड आउट की जा सकें और इनकी इंटरप्रिटेशंस और उनकी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल काफ़ी डिफिकल्ट था। तो उसके साथ साथ जब सिगमंड फ्राइड ने काम शुरू किया और अनकॉन्शियस को चेक करना शुरू किया, और उसका ये मानना था कि मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज हिडन, वो अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है और हम उसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। जो कॉन्शियस पोर्शन है हमारी पर्सनैलिटी का, वो तो बहुत थोड़ा सा है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो अनकॉन्शियस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। और यही चीज़ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट की बुनियाद रखी गई है। प्रोजेक्टिव यानी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट होती है, डिपिक्ट होती है, नज़र आती है। वो चीज़ जो छुपी हुई है अदरवाइज नज़र नहीं आती, वो सामने नज़र आना शुरू हो जाती है किसी दूसरे स्टिमुलस की वजह से, रिस्पॉन्स पैटर्न में। यानी इनमें प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट में एक स्टिमुलस गिवन होगा, पेपर पेंसिल बेस नहीं होगा, कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए, कुछ स्टेटमेंट्स और क्वेश्चनर नहीं है, बल्कि कोई चीज़ें हैं जैसे कि कार्ड्स हो गए, उनके ऊपर कोई पिक्चर्स बनी हुई हैं। समटाइम हैंड टेस्ट है, जैसे उसमें हैंड्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। कोई भी स्टिमुलस होगा जो गिवन होगा और वो रिस्पॉन्स करेगा पर्सन जब सब्जेक्ट, तो हम ये चेक करेंगे कि दरअसल इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है। तो उसमें सब्जेक्ट को कॉन्शियसली पता नहीं होता कि क्या चीज़ चेक की जा रही है और वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाता। तो प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एक्चुअली डिपिक्ट द अनकॉन्शियस हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास जिसको आज हम करने लगे हैं, TAT यानी थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। ये वेबसाइट से ही मैं पढ़ रही हूँ, ये wellnessbyfarah.com के ऊपर आपको सारा मटेरियल नज़र आएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट दैट रिवील द अनकॉन्शियस। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, इसको अगर हम डिफाइन करें, अलाउ द रिस्पोंडेंट्स टू प्रोजेक्ट देयर सब्जेक्टिव और ट्रू ओपिनियन एंड बिलीव्स ऑन टू अदर पीपल और इवेंट और ऑब्जेक्ट। इसमें वो कोई भी चीज़ छुपा नहीं पाते हैं क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैटर्न है, तो रिस्पॉन्स सामने आता है जिसमें उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा सकते हो। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और TAT के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, तो ज़रूरी है कि हम पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक की मेन डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिखें, फिर हम आ जाएंगे TAT के ऊपर। थैमेटिक लफ्ज़, इस जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं इनके नेम्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं, उनमें बहुत इंफॉर्मेशन होती है। थैमेटिक वर्ड थीम से निकला है, यानी दरअसल एक पर्सन का मेंटल थीमा, उनका थीम, उनका जो प्लॉट है, माइंड का प्लॉट है, वो हमें सारा समझ आता है। उनके जहन में जो कहानियाँ चल रही हैं वो हमें समझ आती हैं। परसेप्शन होता है ना, कि इंटरप्रेट करना, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हमारा ब्रेन कैसे मीनिंग ड्रॉ करता है। और एपरसेप्शन, हम उसकी परसेप्शन को एप्रीहेंड कर रहे हैं। एपरहेंशन किसी चीज़ को एक तरह से उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, एवेल्यूएट करना, तखमीना लगाना, ये बंदा क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका थीमा, उसका प्लॉट, उसकी स्टोरीज़ को अंडरस्टैंड करना, एप्रीहेंड कर लेना, पहले से जान लेना। तो थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट दूसरे की एक तरह से माइंड रीडिंग को चेक करने का एक टेस्ट है हमारे पास, एक आला है, एक टेक्निक है, बहुत जगहों पे यूज़ होता है, उस बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो आर्मी की स्क्रीनिंग है, रिक्रूटमेंट है, और इस तरह से बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड जॉब्स और पोस्ट हैं, वहाँ पर ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है ताकि बंदे का जो माइंड सेट है और उसकी स्टोरीज़ हैं वो हमें पता चलती हैं। और ये बहुत ही यूनिकली हमें बताता है, किसी भी दूसरे प्रोजेक्टिव टेस्ट के मुकाबले में ये बहुत ही मीनिंगफुल, डिटेल्ड और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमें देता है। इसीलिए इसकी जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही डिफरेंट है। तो हम ज़रा इस पे चलते हैं, ये कि क्या होता है TAT। मुझे उम्मीद है कि नाम से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ये किसके बारे में है। तो TAT इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड रिसर्च एंड क्लिनिकल टेस्ट
क्लिनिक्स में भी यूज़ होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में। उसके अलावा मैंने जैसे बताया बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, यहाँ तक कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग एम्बिगुअस सीन्स, एम्बिगुअस होता है कॉम्प्लिकेटेड, टू लर्न मोर अबाउट अ पर्सनस इमोशंस, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, पॉपुलरली नोन एज, इसको आमतौर पर पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक कहा जाता है। यानी कोई तस्वीर है, तस्वीर हमारे पास स्टिमुलस है और उसको इंटरप्रेट करना है, उसमें से कहानी बनानी है। तो होता क्या है, अगर हम बड़े ही सादा लफ्ज़ों में बात करें, एक पिक्चर दिखाई जाएगी सब्जेक्ट को, उसको कहा जाता है इसके ऊपर कहानी लिखो। छोटी सी कहानी है, ज़रूरी नहीं बहुत ही आपने लिटरेरी वर्क किया हुआ है, आपको क्या लग रहा है ये किसके बारे में है, तो वो उसको जेन में इमेजिनेट करते हुए, उसके ख्याल तखय्युल जेन में लाते हुए कहानी बताएगा, जो तकरीबन 3 से 5 मिनट में एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगी। इस तरह मल्टीपल पिक्चर्स दिखाकर मल्टीपल स्टोरीज इकट्ठी करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। ये सारी इसकी स्टोरी है। जो ओवरऑल जो ये TAT टेस्ट है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 31 टोटल पिक्चर्स। जो रिसर्चर है या जो सब्जेक्ट जो एग्जामिनर है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्जेक्ट की एज, डिमांड और जो उसने केस हिस्ट्री वगैरह ली है उसके मुताबिक कोई सी 10 या 12 तस्वीरें उनमें से पिक कर लेता है। 31 टोटल पिक्चर कार्ड्स हैं ये, जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ TAT, सम ऑफ द कार्ड्स शो मेल फिगर, कुछ फीमेल हैं, कुछ में मतलब मुख्तलिफ किस्म की हैं। ये मैंने यहाँ पर ये इंसर्ट भी की हुई हैं कुछ पिक्चर्स, ये आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। ये देखा, ये वाली यूज़ हो रही है। इनमें से कुछ हमारे सिलेबस में तकरीबन 10 कार्ड्स हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन हैं। ये BSc और BS के सिलेबस में ना 10 स्टोरीज़ होती हैं, इस तरह से पिक्चर दी जाती हैं और उनके ऊपर कहानी लिखनी होती है। ये मैंने पिक्चर सारी यहाँ पर कुछ इंसर्ट किया, गौर से आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरह से पिक्चर 1 बाय 1 हम दिखाते हैं और उसके बाद हम स्टोरी नोट डाउन करनी शुरू कर देते हैं। टेस्ट डेवलपर कौन थे इसके? हेनरी मरे और क्रिश्चियन मॉर्गन का काम है। मरे एंड मॉर्गन का काम ये अमूमन कहा जाता है। स्पेशली मरे का जो काम है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, उनकी जो एक्सटेंशन ऑफ वर्क है उनमें से एक जो है वो TAT है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में ये डेवलप किया गया, पहला वर्जन 1930 में ये आया था। ये ज़रूर लिखना है, इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इंट्रोडक्शन है इसका। इंट्रोडक्शन में हमने सारी उसकी बतानी है कि ये टेस्ट डेवलप कैसे हुआ। कोई भी इसके अंदर क्लियर कट स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन सिस्टम मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्लिनिकल पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं इंटरप्रिटेशन की, और डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ पिक्चर्स TAT में 12 पिक्चर एट अ टाइम हम यूज़ करेंगे। 31 की 31 हम इकट्ठी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। 10 से 12 तक पिक्चर्स यूज़ की जाती हैं। एक पिक्चर ब्लैक एंड वाइट भी होती है। 12 पिक्चर जो है, जो आखिरी पिक्चर दिखाएंगे वो ब्लैंक कार्ड होगा। उसको कहेंगे खुद ही इमेजिन करो कि उसके ऊपर कुछ बना हुआ है ना, कोई पिक्चर बनी हुई है। वो पिक्चर पहले बताएं, उसके बाद उससे रिलेटेड स्टोरी बताएं। तो इसमें ना ज़रा ये मार्जिन हो जाता है ब्लैंक पिक्चर दिखाने की वजह से कि सब्जेक्ट खुद भी इमेजिनेटिवली आपको वो बता सकता है कि जो हमने उससे नहीं पूछा। अदरवाइज तो स्टिमुलस हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें वो स्टिमुलस भी खुद से घड़ रहा है। तो 12 पिक्चर्स 1 बाय 1 स्क्रीन पे शो होंगी, या हम हाथ से भी दिखा सकते हैं। 30 सेकंड्स में वो पिक्चर देखेगा, 4 मिनट में तकरीबन कहानी लिखेगा। ये भी वेरिएबल है। जैसे हेनरी एंड मरे ये कहते हैं कि टाइम यूजुअली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, जैसे रोशा वगैरह हो गया, उसमें कोई टाइम इतना ज़रूरी नहीं है। द पर्सन कैन टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल, जितना वो लेना चाहता है। लेकिन ये हम टाइम ज़्यादातर वहाँ पर हम करते हैं जहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना, रिक्रूटमेंट में भी ये यूज़ होता है। आर्मी, ISSB की रिक्रूटमेंट में, तो उसमें तो ज़रूरी होता है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड टाइम होता है, तब हम टाइम को फॉलो करते हैं। टाइम की गाइडलाइन करता कैसे है काम? जब हम उनको पिक्चर दिखाते हैं तो उनसे इस तरह की बात पूछी जाती है, व्हाट हैज़ लीड अप टू द इवेंट शोन। यानी जब वो स्टोरी लिखी है तो कहते हैं क्यों आपने ये बात कही है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सीन, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर, आउटकम ऑफ द स्टोरी। इसके बाद हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। बेसिकली ये 2 फेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ में स्टोरी डिस्क्राइब की जाती है, दूसरे में इंक्वायर की जाती है। ऑलमोस्ट तमाम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में यही मेथड फॉलो किया जाता है। जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन पे मैं आती हूँ, जो इंटरप्रिटेशन ही मेन होती है। हमने पिक्चर्स दिखा ली, उसके बाद हमने स्टोरीज़ ले ली। तकरीबन 12 तस्वीरें हमने दिखा के हमारे पास स्टोरीज़ आ गई। इनमें से इन कार्ड्स को हमने इनमें से मर्ज़ी से कार्ड्स चूज़ किए, दिखाए, पिक्चर्स आ गई। अब क्या करना है देखना ये है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक ना टेबल है, ये मुझे और कहीं से नहीं मिला था, ये फरहंदा शहनाज की बुक में से मुझे मिला है। मैंने एज इट इज़ इसका PDF आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर ना मरेज लिस्ट ऑफ नीड्स है, यहाँ पर मरेज लिस्ट ऑफ प्रेस है। ये मरे की जो नीड थेरी है ना, जो पर्सनैलिटी थेरी है, वो बेस करती है पर्सनैलिटी थेरी ऑफ मरे, उसमें आपको ये मिलेगा डिटेल से। तो ये यूं करके हमारे पास है। हमने पहले लिस्ट ऑफ नीड्स आइडेंटिफाई करनी है। दोबारा मैं वापस आती हूँ, स्टोरी का हीरो कौन है। ओवरऑल जब हमने 12 पिक्चर्स उसको
स्टोरीज ले ली हैं, तो ओवरऑल हीरो मेल फिगर है, फीमेल फिगर है, एज क्या है उसकी, जेंडर क्या है, गरीब है, अमीर है। तो कैरेक्टरिस्टिक जिस तरह आप मूवी देखते हैं ना, तो उसमें एक हीरो होता है, हमें पता चलता है मदर इंडिया में हीरो कौन है, इसी तरह से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं में हीरो कौन है, या फिर अभी कोई और मूवी आप बताएं, स्पाइडरमैन है, उसमें हीरो कौन है। तो वो हम बेसिकली हम ये समझते हैं द सब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद द हीरो और मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर है हीरो की नीड्स क्या हैं। अब नीड्स क्या हैं कि वैसे जैसे मदर इंडिया है तो उसमें इकोनॉमिक नीड है, उसको उसकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं। कई जगहों पर आपको बहुत लग्जरीज नज़र आएंगी, दरअसल उसकी जो स्टोरी है उसका थीम क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। नीड्स हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। नीड्स मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर पावर, पावर की नीड्स तो नहीं, उसने कुछ अचीव करना चाह रहा है, एक्वायर करना चाह रहा है, एग्रेशन, कंस्ट्रक्शन, काउंटर एक्शन, डोमिनेंस, एक्सपोजिशन, रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग। पहले ग्रुप में अगर कोई है तो हम टिक करते जाएंगे, यहाँ आगे नाम लिखते जाएंगे जो नीड स्टोरी में आइडेंटिफाई हुई है। ग्रुप बी में से कौन सी, नीड्स मोटिवेटेड बाय अफेक्शन। एज मच एज पॉसिबल जो जो भी आपको नज़र आता है ना, आपने वो वर्ड लिख लेना है और आपने क्यों लिखा है। मसलन एक स्टोरी है हमारे पास, मसलन हम यही कहते हैं मदर इंडिया की, ठीक है, वो आपको चूँकि वो स्टोरी है सबको पता है। उसमें हीरो कौन है, एक फीमेल है जो कि मिडिल एज है, मैरिड है और उसके बच्चे हैं और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। अचीवमेंट, हाँ जी वो अचीव करना चाहती है। एक्विजिशन, हाँ वो अपनी ज़मीन एक्वायर करना चाहती है। एग्रेशन नहीं, डोमिनेंस नहीं, रिकग्निशन है, अंडरस्टैंड होना चाहती है। तो ये हम टिक कर लेंगे, 4 नीड्स निकली हैं इसमें से। आगे हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि हमने ये स्टोरी में से क्यों निकाला है। तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, इसकी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है। डिस्क्रिप्टिवली हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। फिर हम बी में से ये इसी तरह से ABC जिस तरह लिखा हुआ है ना, मुख्तलिफ किस्म की नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे। एफिलिएशन, जुड़े रहने की, डेफरेंस, रिस्पेक्ट गेन करने की, नर्चरेंस, दूसरों को सपोर्ट सिस्टम देने की, सेक्स की, सकरेंस की कि कितना दूसरों से रिस्पेक्ट और लव मिल रहा है। नर्चरेंस होता है देना, सकरेंस होता है एक्सपेक्ट करना कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो वो हम टिक कर लेंगे जो जो भी नज़र आएंगी। फिर है नीड्स मोटिवेटेड बाय डिज़ायर फॉर फ्रीडम, चेंज, एक्साइटमेंट एंड प्ले। इनमें से अगर हमें कुछ नज़र आती हैं तो वो हम टिक कर लेंगे। इसके मीनिंग अटोनमी तो नहीं है, अटोनमस डिसीजन तो नहीं करना चाह रहा। मसलन मदर इंडिया में यस अटोनमी थी, चेंज, ट्रैवल, एडवेंचर था, यस था। अब अपना यानी जो भी चीज़ आप नीड जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना वर्ड, उसको अपने आगे ब्रैकेट में जस्टिफाई करना है कि ये चीज़ हमने क्यों आइडेंटिफाई की है, क्योंकि उसने स्टोरी में ये लिखी थी। अब ये क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगा उन स्टोरीज़ का कि ये बात उन्होंने की है। डेसिपेशन का मतलब होता है मिसलीडिंग, प्ले मिर्थ का मतलब है प्लेयर रिलेटेड तो नहीं है। मिसलिनियस नीड्स में अब ये जो सारा टेबल है ना, ये मरे की जो पर्सनैलिटी थेरी है ना उसके अंदर ये गिवन होगा, वहाँ से ये आया हुआ है। बेसमेंट है ह्यूमिलेशन की नीड तो नहीं है उसकी, नहीं खुद तो नहीं हो जा रहा। ब्लेम अवॉइडेंस है, कॉग्नाइजा अवेयरनेस, हार्म अवॉइडेंस है, रिटेंशन है। उसके बाद सेंटीमेंट, सेंसेशन से रिलेटेड, रिजेक्शन। तो जो हमें नीड्स नज़र आएंगी हम यहाँ पर वो आइडेंटिफाई नीड्स हम लिख लेंगे। फिर नीड्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये पता चला ये हीरो है और ये हासिल करना चाहता है। मदर इंडिया है और वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, नीड फॉर एफिलिएशन, अचीवमेंट, डोमिनेंस, ये सब हासिल करना चाहती है। प्रेसेस है कि उसकी जो नीड्स हैं वो उनको क्यों नहीं हासिल कर पा रही, क्या चीज़ें हैं जो आड़े आ रही हैं और उनको नहीं हासिल करने दे रही। जैसे कोई भी हम मूवी देखते हैं, आपको हीरो का पता चलता है, उनके सर्कमस्टेंसेस नज़र आते हैं, वो कुछ हासिल करना चाहता है, अमीर होना चाहता है या हीरोइन हासिल करना चाहता है। क्या चीज़ें हैं जो विलन हैं और उसको वो अपने गोल्स अचीव नहीं करने देना चाह रही। पेरेंट्स हैं, बॉस है, कोई चीज़ है, क्या चीज़ है, जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, पर्सनल हैज़र्ड्स हैं, फैमिली हैज़र्ड्स हैं, वो क्या हैं। ये भी हमने रैंडमली नहीं आइडेंटिफाई कर लेने, हम दोबारा से इस टेबल पे आएंगे। यहाँ पर तो हमने नीड्स आइडेंटिफाई की, वो ये हासिल करना चाहता है, ही और शी जो हीरो है वो हासिल क्यों नहीं कर पा रहा। यहाँ से हम ढूंढेंगे ये ABCDE, इसी तरह से हम हर एक ग्रुप में से उसकी प्रेसेस आइडेंटिफाई करेंगे। एक्विजिशन, डेप्रीवेशन, डेप्रिव्ड तो नहीं है कुछ हासिल करने से, रिटेंशन, रिटेन नहीं कर पा रहा, लक, लॉस, रिजेक्शन, उसको क्या चीज़ें आ रही हैं, कॉग्निशन, इन्वायरमेंट,
मतलब अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट है, डोमिनेंस है, लैक ऑफ ड्यूटी, ट्रेनिंग, एग्रेशन, एफिलिएशन, डेथ ऑफ हीरो, फिजिकल डेंजर, हर एक ग्रुप में से आप आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे और जस्टिफाई भी करना है ब्रैकेट में कि ये चीज़ आपने क्यों ढूंढी, आप क्या है। जैसे क्लॉस्ट्रम है, फ्रैक्शन, कि उसमें कोई ब्रेक आ गई है, मतलब जो उसकी स्टोरी है उसके अंदर कोई ब्रेक्स हैं जिनमें कोई गैप्स पाए जाते हैं, एक्सपोजिशन, एक्सप्लेनेशन की कमी है, नहीं उसने सही तरह से बताया। तो आप बड़े डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिवली कि जो आपने स्टोरीज बताई हैं उसमें फ़लाँ स्टोरी में उसने ये बताया कि उसमें भी डोमिनेंस की नीड थी, क्योंकि उसने ये बताया कि उसको इंडिपेंडेंस डिसीजन नहीं लेने जा रहे, वो किसी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, नहीं करने दिया जा रहा। अगली स्टोरी में उसने कहा वो फलाना कैरियर फॉलो करना चाह रहा है, नहीं करने दिया जा रहा, तो उसको बार बार हर्डल का सामना है। तो ये उसकी एक प्रेस आई है, बेसिकली प्रॉब्लम्स आई हैं। तो वो हमने यहाँ से मरेज नीड लिस्ट ऑफ नीड्स और मरे लिस्ट ऑफ प्रेसेस यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करनी है। ये सारी की सारी जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने ढूंढ के ऐड कर लेनी है, ये ज़ुबानी याद करनी है, पेपर में आपने ज़ुबानी लिख के आनी होती है अगर आप पेपर पे काम कर रहे हैं। और अगर आप साइकोथेरेपिस्ट हैं तो भी आप इसको इधर से ही ढूंढेंगे। स्कोरिंग फॉर थीम्स, फिर हम ओवरऑल थीम्स की स्कोरिंग कर लेंगे। मसलन मैक्सिमम नंबर ऑफ नीड्स मुख्तलिफ स्टोरीज में क्या आई हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसेस किस किस्म की आई हैं, फ्रीक्वेंसी मार्क, टैली मार्क्स हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास ये मैं अच्छा ये वो तरीका है जो सबसे ज़्यादा मुस्तमिल है और क्वांटिफाइबल है, यानी जिसको क्वांटिफाई का किया है। जैसे कि ये टेस्ट सारे का सारा सब्जेक्टिव है, तो इसमें तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर पाते, लेकिन ये वो इंटरप्रिटेशन है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ है हो रही है। उसके बाद है आउटकम। ओवरऑल आउटकम क्या आई है, हैप्पी एंडिंग हुई है या नाराज एंडिंग हुई है, नॉस्टैल्जिक हुई है, मेलनकॉलिक है, किस तरह की एंडिंग की है, ट्रेजिक थी, किस तरह की थी। तो ओवरऑल जो ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है एंडिंग, वो हम उसको डीपली एनालाइज करेंगे, एवेल्युएट करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे हम बात को जो हमने बताई है। तो इस तरह से 4 ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये सबसे ज़्यादा मुस्तमिल सिस्टम है हमारे पास। जो इंटरप्रिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो उनमें एक नोमोथेटिक इंटरप्रिटेशन कहलाती है। जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं हमारे पास, एज, जेंडर, रेशियल, एजुकेशनल लेवल, टाइप, उसमें से हम उन नॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं कि जो एक ओवरऑल नॉर्मली जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉर्मल थीम्स हैं, उनसे ये कितना हट के है या कितना उन जैसा है। इडियोग्राफिक हमारे पास आएंगी, यूनिक फीचर्स हैं जो इसने कौन सी अलग, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। और दरअसल ऑब्जेक्ट जो हमारी जो एक तरह से जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं इनका मकसद भी ये होता है किसी पर्सन को डीपली अंडरस्टैंड करना। ये इंडिविजुअल एडमिनिस्टर्ड टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल सेटिंग्स में एडमिनिस्टर किए जाते हैं 1 by 1 इन पर्सन, इसीलिए कि हम डिटेल से एक पर्सन को डीपली अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकें। तो इस तरह से हम इन एस्पेक्ट्स में इनको करते हैं। कंटेंट ऑफ स्टोरीज, द सब्जेक्ट टेल्स, क्या कंटेंट बता रहा है, फीलिंग्स क्या है, टोन क्या है स्टोरीज की, ओवरऑल किस किस्म की है, नॉस्टैल्जिक है, पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑब्जर्वर्स बिहेवियर एस्पेक्ट, उसका बिहेवियर भी नोटिस करना है, कौन से कार्ड को उसने ऐसे बहुत ज़्यादा देखा है, कौन सी स्टोरी बहुत ही एलेबोरेट कर दी है किस कार्ड की, और किसकी शॉर्ट लिखी है, किसके ऊपर उसको बहुत बहुत फोकस था। तो ये हमने उसकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस भी नोटिस करनी है, इडियोग्राफिक है। तो दिस जस्ट उसके कमेंट्स हैं, नॉन वर्बल एक्शन, साइंस, आई कॉन्टैक्ट टू द एग्जामिनर, ये सब चीज़ें भी हम ऑब्जर्व करेंगे। 3 लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो एक और हमारे पास सिस्टम आया है बेलेक एंड अब्राहम का। डिस्क्रिप्टिव लेवल, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव कि किस किस्म की स्टोरीज रिपीट हुई हैं, रिपीटेड कंटेंट क्या है। इंटरप्रेटिव लेवल पे हम जो उसकी डिस्क्रिप्टिव लेवल है वो हमारे पास एक्स और वाई क्या आई हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है स्टोरीज में। डायग्नोस्टिक लेवल पे इंटरफेरेंसेज मेड अबाउट द क्लाइंट, डायग्नोसिस हम करेंगे, यानी ये क्लिनिकल सेटिंग्स में डायग्नोसिस होगा, या हम ओवरऑल देखेंगे कि ये पर्सन किस तरह का है। रिजल्ट, ऑब्जर्वर की पर्सनल हिस्ट्री भी लेंगे, यानी सिर्फ एक टेस्ट पे रिलाई नहीं करना, मल्टीपल टेस्ट भी, उसका इंटरव्यू भी और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी, हिस्ट्री वगैरह भी, सब चीज़ें, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एथनिक बैकग्राउंड, फर्स्ट लैंग्वेज, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इंटरप्रेट करेंगे। तो रिजल्ट्स जो हैं ये ओवरऑल डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, और स्टिल सोलली हम TAT के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इसको इस्तेमाल में लाते हुए किसी की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन कर सकें।
ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ है ना, वो ये वाला टेबल हुआ करता है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। उसके अलावा ये बताना है जो शुरू की चीज़ें हैं, जैसे कि 31 कार्ड्स हैं, 12 एडमिनिस्टर करेंगे, इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इस तरह से आप जो डिटेल्स जब बताते हैं तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ, कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट से ये अवेलेबल हो जाएगा। किसी ने कोई सवाल पूछना है, बात पूछनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।